क्या आपको लगता है कि अपना भारत सचमुच मध्यकाल में एक सोने की चिड़िया था, जिसे अंग्रेजों ने आकर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया? लोग अत्यधिक समृद्ध थे, लेकिन अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था का इतना शोषण किया, अंत में भारत गरीबी और भूखमरी की कगार पर था। आज इस वीडियो में हम लोग इसी पहलू के पक्ष विपक्ष की चर्चा करेंगे और आपकी राय जानेंगे कि वास्तव में भारत कहाँ था और कहाँ होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या भारत वास्तव में सोने की चिड़िया थी या उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। अब सबसे बड़ा पैरामीटर होता है वेल्थ। संपूर्ण दुनिया का लगभग 28% संपत्ति भारत में संचित हुआ करती थी। अब उसकी तुलना यदि आज से करें, आज भारत में संपूर्ण दुनिया का महज 3.4% यानी लगभग 3-3.5% संपत्ति ही संचित है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग अमेरिका में 34% संपत्ति संचित है, चाइना में 19%। उस हिसाब से देखिए तो पूरी दुनिया के परिदृश्य में भारत एक बहुत ही अमीर देश हुआ करता था। अब ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 1600 ईस्वी में कितना था, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, उसका प्रतिशत हमको लगभग 24% मिलता है, यानी 1/4 वर्ल्ड की जीडीपी अकेले भारत प्रोड्यूस करता था। आज वो हिस्सा भारत का लगभग 3.5% है। तो उस काल और इस काल में देखें तो भारत उस काल प्रोडक्शन का भी एक हब होता था, मैन्युफैक्चरिंग का हब होता था, एक्सपोर्ट का हब होता था। पूरी दुनिया के ट्रेड में यदि 4 वस्तुएं बिकती थी, एक वस्तु उसमें से भारत की होती थी, यानी हर चौथी व्यक्ति एक भारतीय बनाता था, उसका मुनाफा भारत में आता था। और भारत के इस प्रचंड आर्थिक सफलता के पीछे कई कारण थे। एक तो उसका एग्रेरियन बेस बहुत बड़ा था, कृषक बहुत बड़े थे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ करता था, अच्छे क्लास के स्टील बनाता था जिससे दमिश्क स्वॉर्ड बनती थी, अच्छे कपड़े बनते थे, यहाँ के मलमल, यहाँ के जो मुगल कारखानों के वस्त्र थे वो पूरे विदेशों में पॉपुलर थे। ढाका का मलमल तो इतना फेमस था कि औरंगजेब के समय एक माचिस की डिब्बी में उस मलमल को एक पूरी साड़ी को पैक कर दिया गया था। तो यहाँ रिफाइनमेंट था, यहाँ क्वालिटी थी, यहाँ बड़ा सा एग्रेरियन बेस था, यहाँ अच्छा सा सुशासन था। सुशासन तो आज के टर्म्स में नहीं कहेंगे, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक थी, साम्राज्य बड़े थे, संसाधनों का संकेंद्रण हुआ, नगरों की स्थापना हुई जिसने शिल्पकारों को बल दिया, शिल्पों को बल दिया, जिससे इकोनॉमी बूम की। साथ ही साथ भारत में बहुत सारे बंदरगाह थे। आप सूरत के बंदरगाह, गुजरात में अन्य बंदरगाहों को देख लीजिए, उधर पुणे और मुंबई के बंदरगाह, तो तमाम सीरीज में बंदरगाहों की एक लय थी। जो जैसे मेसोपोटामिया से व्यापार हड़प्पा काल में होता था, वैसे ही अरब, इराक और यूरोप के साथ व्यापार मध्यकाल में होते रहे। इसी व्यापारिक लालच में तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है। तो रॉल्फ फिच तो भारत के आर्थिक विकास को देखकर, जो अंग्रेजों के साथ भारत में आया था और मुगलों के दरबार में रहा, कहता है कि पूरे दुनिया से सोना चांदी घूमते घूमते आती है और सोने चांदी के दलदल भारत में आकर दफन हो जाती है। बहुत सारे जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस, ब्रिटिश स्कॉलर्स आते हैं, वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि भारत के नगर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। भारत में सोना चांदी का जो सरप्लस था आके जमा हो जाता था। इस प्रकार इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत एक समृद्ध राज्य था, जिसे सोने की चिड़िया हम कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। ये आर्थिक विकास भी आज के आर्थिक विकास की तरह ही असमान। जिस प्रकार ऑक्सफैम की रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट बताती है कि आज के भारत का टॉप 1% लगभग 40% वेल्थ को स्टोर करता है और बॉटम 50% के पास महज 3 से 4% का वेल्थ है। तो ये आर्थिक असमानता उस काल में भी थी। जो मुगल बादशाह थे, मुगल जागीरदार थे, वो बहुत ही अमीर थे। जो मुगलों का संरक्षण प्राप्त व्यापारी थे, उनके पास अथाह संपत्ति थी। लेकिन जो सामान्य जनमानस था, उसका जीवन दूभर था। लगभग आधी उसकी उपज करों में चली जाती थी, अकाल वगैरह आते रहते थे, लूटपाट और इस तरह की घटनाएं भी होती रहती थी। तो जो संपन्नता थी वो जनमानस में नहीं फैली हुई थी।
संपन्नता कुछ अमीरों तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि ब्रिटेन का उस काल में जो 2 वर्षों का टोटल देश का रेवेन्यू था, सिर्फ उतने पैसे का तो शाहजहां का मयूरी सिंहासन था। 18 साल लगाकर ताजमहल जैसी इमारत खड़ा कर दिया, जिसको बनाने की हिम्मत अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े और शक्तिशाली देश नहीं कर पाए। ग्रास रूट लेवल पे जमींदारों जागीरदारों का एक शोषण का दौर चल रहा था, और आगे चल के आप देखेंगे कि यही शोषण जागीरदारी संकट और कृषि संकट में परिवर्तित होती है, जिसे इरफान हबीब मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण मानते हैं। तो ये जो आर्थिक असमानता थी, इस आर्थिक असमानता में अंग्रेज आते हैं और इसको और बढ़ाते हैं। उन्होंने चारों तरफ का शोषण शुरू किया, इकोनॉमी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, और भारत की इकोनॉमी सिर्फ बदली ही नहीं, वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। अंग्रेजों ने आकर जो सबसे बड़ा काम किया कि यहाँ का जो पैसा था उसे खींच खींच कर ब्रिटेन लेके जाने लगे। आरसी दत्त कहते हैं कि गंगा से जो पानी भाप बन के उड़ता है, वो टेम्स में जाकर बादल के रूप में बारिश करता है। इसका अर्थ ये था कि यहाँ बहुत सारी तरीके से जो उनका निवेश था, निवेश पे प्रॉफिट के रूप में बड़े बड़े अधिकारियों को बड़ी बड़ी सैलरी दी जाती थी, कंपनी के प्रॉफिट के रूप में, रेलवे के प्रॉफिट के रूप में और अन्य लूटपाट के रूप में अंग्रेज लगातार यहाँ से पैसा उठाते थे और ब्रिटेन में ले जा लेकर उसकी भरपाई करने लगे। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त जैसे स्कॉलर्स इस पे स्पेशली फोकस डाले हैं। इसको डिटेल में हम जाएंगे तो शोषण की एक बेइंतहा सीरीज आपको मिलेगी, और वही शोषण था जो भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजी सरकार व्हाइट मैन्स बर्डन नहीं है, वो हमें सुधारने या हमें विकसित करने नहीं आई है, वरन हमारा शोषण करने आई है। दूसरा, स्वयं अंग्रेजों के वायसराय ने कहा है कि भारत के मैदान बुनकरों की हड्डियों से पटे पड़े थे। लगभग जो यहाँ के बुनकर इंडस्ट्री थी, हैंड वुमेन कपड़े थे जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, बहुत बिकते थे, उसको ब्रिटिश कंपनियों के मालों से लाके भरा जाने लगा। बुनकरों पर 70 to 80% टैक्स लगाया गया। टैक्सेशन ऐसे लगाया गया कि यहाँ का एक्सपोर्ट इम्पॉसिबल हो गया, इंपोर्ट से भारत भरने लगा। और जो बुनकर थे वो कंपनी के गुमास्ते और एजेंट जो थे उनसे सामान ले लिया करते थे, पैसे नहीं देते थे, अत्याचार और शोषण का कार्य करते थे, जिस कारण से धीरे धीरे यहाँ के करगे टूटने लगे और बुनकरों के घर और पेट दोनों खाली रहने लगे। स्थिति ये आई कि न खेती से उनका पेट भर सकता था, न शिल्प उनको कमाई दे रहा था। मौत के सिवा बुनकरों के पास कोई रास्ता नहीं था, और ये बुनकर अंततः भारत की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, इन बुनकरों के साथ ही चरमराते थे। फिर भारत को रॉ मटेरियल्स की एक फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया गया। यहाँ से कपास, गेहूँ, गन्ना, इस तरह की तमाम चीजें जो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल थी, उसको प्रोडक्शन कराने का प्रयास किया गया। यहाँ कपास की खेती बहुत सारे किसानों से कराई गई, नील की खेती कराई गई, ओपियम की खेती कराई गई। इस तरह की खेती से ब्रिटेन को फायदा होता था, उनको बेचकर उसको लाभ मिलता था, साथ ही उसके कल कारखाने चलते रहते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि एक तो किसानों के पास खाने का अनाज कम हो गया, और जब भारत में खाने के अनाज की कमी थी, लोग अकाल से मर रहे थे, उस समय ब्रिटेन गाड़ियों में भर भर के अनाज एक्सपोर्ट करता था। बंगाल का 1943 का अकाल तो इतना भयावह था कि बंगाल की लगभग 1/3 आबादी का मौत हो गया, वो काल के गाल में समा गई। लेकिन उस साल ब्रिटेन ने बम्पर एक्सपोर्ट किया था अनाजों का। इसी तरह वो चाहता था कि लगातार उसकी फैक्ट्रियों को माल मिले। इस कारण से हमारे किसानों पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया कि बिना कैश क्रॉप को बोए उस टैक्स को दे ही नहीं सकते। किसानों के पास मजबूरी थी कि यदि सरकार के टैक्स को देना है, कैश क्रॉप बोए, और कैश क्रॉप बोते थे तो खाने को अनाज नहीं होते थे, और यदि टैक्स नहीं दिए खेती छिन जाता था। तो एक ऐसी विकट परिस्थिति में किसानों को डाल दिया कि वो किसान बेदखल होने, बार बार भगाए जाने, यहाँ से वहां स्थानांतरित होने को मजबूर हो गए, और एक भूखमरी, गरीबी, दरिद्रता के चंगुल में भारत फंसता जा रहा था। और यही ब्रिटेन का शोषण था, यही ब्रिटेन का अत्याचार था
कि भारत की अर्थव्यवस्था जो लगभग पूरी दुनिया की उनके आने के पहले 1/4 प्रोडक्शन करती थी, उनके जाने के समय महज 2 से 3% के दर पे थी और भारत के कल कारखाने टूटे थे, लोग भूखमरी के शिकार थे, यहाँ के हल बैल सब टूट गए थे, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर आए नहीं थे। उन्होंने पुरानी व्यवस्था को चौपट कर दिया, नई व्यवस्था लागू नहीं किया। अंततः एक लूटा पिटा और गरीब देश छोड़कर हमें हमारे हवाले कर कर वो चले गए और आज भी भारत उस दंश से जूझ रहा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि क्या शोषण हुआ, क्यों हुआ। मुद्दा ये है कि कल का भारत कहाँ होगा। क्या फिर से हम अपनी वही खोई हुई प्रतिभा पा सकते हैं या महज उस उपनिवेशवाद के दंश को झेलते हुए सदा लड़खड़ाते रहेंगे। आज देखिए तो हमारे पास एक इंडस्ट्रियल बेस है, हमारे पास एक सर्विस बेस है, हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी है, हमारे पास टैलेंट पूल है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हम दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। पोटेंशियल तो है और इसे लेकर हमें और तेजी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज का आर्थिक विकास 1600 का आर्थिक विकास जैसा नहीं होना चाहिए। आज फिर जो 1% 40% वेल्थ रखा है वो नहीं होना चाहिए। हर भारतीय को समान अनाज, समान संपत्ति मिलनी चाहिए। प्रतिभा के आधार पर विभेद हो, लेकिन ये विभेद इतना भी ना हो जाए, एक खाने के बिना मरे और एक संपत्ति रखने की जगह ना पाए। इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारा विकास एक सस्टेनेबल विकास होना चाहिए, एक इगैलिटेरियन विकास होना चाहिए जिसमें सबका साथ हो, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग विकसित हो, सब लोग खाए पिए, यहाँ की खुशी बढ़े। यदि इस तरह का विकास हम कर पाते हैं तो सही मामलों में हम उपनिवेशवाद को चुनौती देना चाहेंगे, दे पाएंगे। सही मामलों में हम भारत को स्वतंत्र कर पाएंगे, क्योंकि भारत का पतन प्रतिभा का पतन नहीं था, स्वतंत्रता का पतन था। हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, और जब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था तो हमारा पतन हुआ। आज तो हम स्वतंत्र हैं, आज तो हमारा विकास होना चाहिए। एज अ ऑडियंस मैं आपसे पूछता हूं कि भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि भारत पुनः अपनी वो खोई हुई सोने की चिड़िया की प्रतिभा पा सके, फिर से वो विकसित भारत बन सके जिसमें सबको समान अवसर, समान विकास मिले। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आर्थिक दोहन की जितनी बातें इसमें बताई गई आप उससे सहमत हैं, और यदि सहमत है तो आप आज के भारत में उस परिस्थिति को न बने इसके लिए अपने क्या सुझाव देंगे, और इस सुझाव को जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और उन लोगों को भेजिए जो मानते हैं कि सोने की चिड़िया एक फेक था, एक मिथ था, भारत हमेशा गरीब था।